नमस्कार। मैंने मेरी पिछली वर्चुअल क्लास में बात करी थी ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में। इस कक्षा में मैं बात करूंगी ब्रिटेन के संवैधानिक अभिसमयों के बारे में। अभिसमय या परंपराएं। ब्रिटिश संविधान को बहुत अधिक सीमा तक अभिसमयों पर आधारित संविधान ही कहा जा सकता है और ब्रिटेन के संविधान के विभिन्न स्रोतों में से अभिसमय या परंपराएं न केवल एक हैं अपितु सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भी कहे जा सकते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि परंपराओं या अभिसमयों के बिना इंग्लैंड के संविधान को क्रियान्वित ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अंशतः लिखित है और अंशतः अलिखित है। लेकिन उसका लिखित भाग बहुत थोड़ा है और अलिखित भाग बहुत ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं कि संविधान का लिखित भाग अपूर्ण है। उसमें कई बातें छूटी हुई हैं और इन रिक्तियों की पूर्ति परंपराओं के द्वारा ही की जाती है। परंपराएं संविधान को बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालती हैं। तो इसलिए ब्रिटिश संविधान के क्रियान्वयन में परंपराएं महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। जहाँ कहीं संविधान के क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हुई, वहीं किसी परंपरा ने तुरंत आगे बढ़कर उस उलझन को दूर कर दिया। इसी कारण ब्रिटेन का संविधान लचीला भी है। इससे तात्पर्य ये भी नहीं है कि परंपराओं पर या अभिसमयों पर केवल ब्रिटेन के संविधान का ही एकाधिकार है। हम कुछ जो लिखित संविधान हैं जिन देशों में, भारत हो या अमेरिका हो, यहाँ पर भी बहुत सी ऐसी संवैधानिक प्रथाएं हैं जो चलन में हैं, जिन्हें संविधान ने स्वीकार किया है। लेकिन ब्रिटेन में इनका प्रभाव लिखित पक्ष की तुलना में ज़्यादा है। इनके पीछे कोई दंडात्मक शक्ति नहीं है, कोई विधि नहीं है, ना ही न्यायालयों द्वारा इन्हें कोई मान्यता प्रदान की गई है। लेकिन इन्होंने ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन में इतनी गहरी पैठ बना ली है, जगह बना ली है कि इनका उतनी ही दृढ़ता से पालन किया जाता है जितनी दृढ़ता से संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का। इसको यदि हम और अधिक स्पष्ट करना चाहें बहुत सीमित शब्दों में, तो ये कहा जा सकता है कि परंपराओं को राजनीतिक नैतिकता के नियम भी कहा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि कानून और परंपरा में अंतर क्या है? कैसे हम कानून और अभिसमयों को या परंपराओं को अलग करेंगे? तो ये कहा जा सकता है कि परंपराओं और कानूनों में और परंपराओं में सुनिश्चित कोई विभाजन रेखा खींचना ब्रिटेन में कठिन है। इसका कारण ये है कि दोनों ही संविधान के अभिन्न अंग हैं। ब्रिटिश नागरिक दोनों के प्रति समान निष्ठा रखते हैं और दोनों का समान रूप से पालन भी करते हैं। आम जनता इनके बीच के अंतर को नहीं समझ पाती, परंतु राजनीति विज्ञान के अध्येताओं के लिए इस अंतर को समझना आवश्यक है। तो इसलिए हम कानून और अभिसमय में या परंपरा में पहला अंतर करते हैं रूप के आधार पर। रूप के आधार पर यानी लिखित और अलिखित के आधार पर। कानून लिखित होते हैं, लिपिबद्ध होते हैं, निश्चित समय में उन्हें बनाया जाता है, लिखा जाता है, जबकि अभिसमय अलिखित होते हैं, लिपिबद्ध नहीं होते हैं और
उनके संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत जागरूकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि कानून तो लिपिबद्ध हैं इसलिए कहीं भी पढ़े जा सकते हैं, लेकिन अभी समय क्योंकि लिपिबद्ध नहीं है इसलिए इन्हें जानने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। इसी प्रकार से दूसरा अंतर हम करते हैं निर्माण के आधार पर, कि कानूनों का निर्माण तो कानून निर्मात्री सत्ता द्वारा किया जाता है, लेकिन अभी समय व्यवहार के परिणाम होते हैं। व्यवहार में कुछ चीज़ें आती हैं और वो यदि उपयोगी होती हैं तो वो स्थायी हो जाती हैं। इसी तरह से हम तीसरा अंतर करते हैं निश्चितता के आधार पर, कि कानून में निश्चितता का भाव होता है, उन्हें एक विशेष समय में बनाया जाता है, विशेष समय में उन्हें लागू किया जाता है, लेकिन अभी समय अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं और इन्हें लागू किए जाने के लिए कोई विशेष समय भी नहीं होता। व्यवहार में जो चीज़ें आ जाती हैं लंबे समय तक चलती रहती हैं, वही स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं, तो इसलिए इनका कोई निश्चित समय नहीं होता। और चौथा अंतर हम करते हैं स्वीकृति के आधार पर। हम जानते हैं कि कानून के पीछे एक प्रभुत्व शक्ति होती है, कानून का यदि पालन ना किया जाए तो दंड की भी व्यवस्था होती है, लेकिन अभी समय व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होते हैं, इनके पीछे कोई दंड नहीं है, केवल एक नैतिक शक्ति होती है, उस नैतिकता के आधार पर ही इनका पालन किया जाता है। लेकिन ब्रिटेन में अभी समयों का पालन कानूनों के समान ही किया जाता है, जो महत्व कानून को दिया जाता है वही महत्व अभी समयों को दिया जाता है। तो इस तरह से कानून और अभी समय में एक बारीक सी रेखा है जिसके आधार पर हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी परंपराएं हैं ब्रिटेन में जिनसे ये कह दिया जाता है कि ब्रिटेन का संविधान पूरी तरह से अभी समयों पर आधारित है या परंपराओं पर आधारित है। तो सम्राट से संबंधित और इनका यदि हम वर्गीकरण करें तो हम अलग अलग रूपों में इनको कर सकते हैं, जैसे सम्राट से संबंधित हैं, मंत्रिमंडल से संबंधित हैं, संसद से संबंधित हैं, ऐसी कुछ परंपराएं या अभी समय वहाँ पर प्रचलित हैं। जैसे सम्राट से संबंधित परंपराओं का यदि हम वर्गीकरण करें, अध्ययन करें, तो हम पाते हैं कि सम्राट के संबंध में यह परंपरा है कि वो मंत्रियों के परामर्श से कार्य करेगा, और ये स्थिति 1689 से निरंतर चली आ रही है। इसी प्रकार से यह परंपरा है कि लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इसी प्रकार से सिद्धांत में सम्राट को अधिकार प्राप्त है कि वो लोक सदन को भंग कर सकता है, लेकिन यह परंपरा स्थापित हो गई कि सम्राट अपने इस अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेगा, स्वयं नहीं करेगा। इसी प्रकार एक परंपरा है कि मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता सम्राट नहीं करेगा। जॉर्ज प्रथम के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करते थे, लेकिन उस समय से ही ये परंपरा पड़ गई कि मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता सम्राट नहीं करेगा। इसी प्रकार लोक सदन को प्रधानमंत्री के परामर्श से भंग करने का अधिकार भी सम्राट रखता है, यह भी एक अभी समय है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सम्राट के संबंध में वहाँ पर चल रही हैं या सम्राट से संबंधित परंपराएं बनी हुई हैं, जिनसे वहाँ का संविधान निरूपित हो रहा है, निर्धारित हो रहा है। दूसरी बात हम करें मंत्रिमंडल से संबंधित क्या परंपराएं हैं, क्या अभी समय है। तो मंत्रिमंडल से संबंधित जिन परंपराओं की हम बात करते हैं उसमें हम कह सकते हैं कि
मंत्रिमंडल के सदस्यों को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, ये एक अभिसमय है। इसी प्रकार यदि संसद में कोई प्रस्ताव गिर जाए तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा, या किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो भी संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसी प्रकार मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी रहेगा। तो ये मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ अभिसमय हैं। संसद से संबंधित कुछ परंपराएं भी हैं, कुछ अभिसमय हैं जो इस प्रकार हैं कि 2 सदन होंगे संसद के, एक लोक सदन और एक लॉर्ड सभा, और ये पूरी तरह से अभिसमय पर ही आधारित है, परंपरा से ही ये चीज बनी है। इसी प्रकार दूसरी बात हम करते हैं कि वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन सम्राट के द्वारा आवश्यक रूप से बुलाया जाएगा। संसद के अधिवेशन में 1 वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, तो ये एक परंपरा है। इसी प्रकार संसद में सरकारी पक्ष का भाषण हो जाने के बाद विरोधी पक्ष का भी भाषण होगा, ये भी एक परंपरा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सम्राट से संबंधित, मंत्रिमंडल से संबंधित और संसद से संबंधित कुछ अभिसमय वहाँ पर निरंतर प्रचलन में हैं और वो संविधान का अंग बन गए हैं। उनके बिना वहाँ के संविधान को जाना नहीं जा सकता। अगली बात, ये प्रश्न उठता है कि आखिर क्या कारण है कि ब्रिटेन में परंपराओं का पालन इतनी दृढ़ता से किया जाता है। आखिर ऐसे कौन से कारण हैं, कौन सी शक्तियां हैं जिनकी वजह से ब्रिटेन में इन्हें इतना महत्व दिया जाता है। इनके पीछे कौन सी ऐसी शक्ति है, इसको हम अनुशासनियाँ भी कह सकते हैं, स्वीकृति के कारण भी कह सकते हैं, या महत्व भी हम इनको कह सकते हैं कि इनका क्या महत्व है, इनकी क्या कारण है कि इन्हें इतना वहाँ पर इनका पालन किया जाता है। तो सबसे पहली बात मैं कहूँगी, इसको मैं अनुशासनी भी कह सकती हूँ, कि उपयोगिता एक कारण है कि यदि इनका पालन नहीं करने पर राजनीतिक कठिनाइयाँ पैदा हो जाएंगी। किस प्रकार से हो जाएंगी कि मान लीजिए लोक सदन में मंत्रिमंडल अपना विश्वास खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। यदि वह त्यागपत्र ना दे तो उसे लोक सदन में एक विरोधी लोक सदन का सामना करना पड़ेगा, जिससे परिणाम क्या होगा, शासन सुचारू रूप से काम नहीं कर सकेगा। तो इसलिए ये जो उपयोगिता अभिसमयों की वहाँ पर बनी हुई है, उसके परिणाम स्वरूप संविधान गतिशील बना रहता है, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। तो ये कहा जा सकता है कि ये उपयोगी है, इसलिए इन्हें वहाँ पर इनका पालन किया जाता है। दूसरी बात मैं कहूँ, ये लोकमत पर आधारित है, जन समर्थन पर आधारित है, और इंग्लैंड की जनता हृदय से इनका पालन करना भी चाहती है और करवाना भी चाहती है, और यदि इनका उल्लंघन हो तो वो इसे कानूनी रूप देने से भी नहीं चूकती है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि 1909 में लॉर्ड सभा ने कॉमन सभा द्वारा पारित किए गए बजट को अस्वीकार कर दिया। जब लॉर्ड सभा ने ऐसा किया तो कॉमन सभा को भंग कर दिया गया। ये मामला जब मतदाताओं तक गया, जनता तक गया, तो
जनता ने कॉमन सभा की इस कार्यवाही का समर्थन किया और पुनः उदार दल को सत्तारूढ़ किया, सत्ता पर बिठाया। और 1911 के संसदीय अधिनियम के द्वारा लॉर्ड सभा की वित्तीय शक्तियों को सीमित कर दिया गया। इससे हम ये समझ सकते हैं कि लोक मत इन परंपराओं के प्रति कितना संवेदनशील है। तीसरी बात हम करते हैं, राजनीतिक दलों में इनको लेकर के मतक्य है, एकता है। कोई भी राजनीतिक दल इन्हें नकारना नहीं चाहता, पूरी तरह से इनका पालन करना चाहता है और करवाना भी चाहता है। सभी अभिसमयों पर सहमत हैं। चौथी बात कि संविधान की कार्यप्रणाली को ये सुगम बनाते हैं। सुगम किस प्रकार से बनाते हैं कि इन्होंने इंग्लैंड के संविधान के विकास को स्वाभाविकता प्रदान की है, क्योंकि हम जानते हैं ब्रिटेन का संविधान निरंकुशवाद से लोकतंत्रीकरण की लंबी यात्रा तय करने के बाद वर्तमान स्थिति में आया है। निरंकुशवाद से लोकतंत्र की स्थापना होना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, जहां संविधान के क्रियान्वयन में अनेकों कठिनाइयां उत्पन्न हुई, वहीं किसी न किसी रूढ़ी ने उस उलझन को दूर कर दिया। चौथी नेक्स्ट बात यदि मैं करूं इनके महत्व को लेकर के या इनकी स्वीकृति को लेकर के कि इनका पालन क्यों किया जाए, इनका क्या महत्व है, तो उसमें मैं बात कर सकती हूँ। कार्यपालिका का लोकतंत्रीकरण अभिसमयों के कारण ही संभव हुआ है। परंपराओं ने यह संभव बनाया है कि जिस मंत्रिमंडल के पीछे लोक सदन का बहुमत ना रहे, उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। फलतः दोनों ही सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल उत्तरदायित्व से काम करते हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ दल की हार के बाद विरोधी दल को भी सरकार बनानी पड़ सकती है। तो इसलिए निरंकुश कार्यपालिका का लोकतंत्रीकरण परंपराओं के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। नेक्स्ट बात मैं कहना चाहूंगी इसमें कि शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ रूप प्रदान करने में भी अभिसमयों का ही योगदान रहा है। शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ रूप प्रदान किस प्रकार से किया है? जैसे प्रत्येक विधेयक 3 वाचन होने के बाद कानून बनता है, जिससे कानून निर्माण में जल्दबाजी नहीं होती। लॉर्ड सभा जब न्यायालय के रूप में कार्य करे, तब केवल कानूनी लॉर्ड्स ही बैठकों में आएंगे। जिन्हें कानून का ज्ञान नहीं है, वो लॉर्ड सभा की बैठक में नहीं आएंगे। तो इसलिए शासन व्यवस्था को एक श्रेष्ठ रूप इसके माध्यम से प्राप्त होता है। अगली बात मैं कह सकती हूँ कि ये सम्मान की संहिताएं हैं, जिन्हें लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। सम्मान की संहिताएं इस रूप में कि यदि इनका उल्लंघन हो तो निस्संदेह कोई गैरकानूनी कार्य नहीं होगा, परंतु असंवैधानिक अवश्य होगा और उसके विरुद्ध जनता की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। इसके लिए मैं एक उदाहरण दूं कि एडवर्ड अष्टम एक कैथोलिक स्त्री से विवाह करना चाहते थे और ब्रिटेन में सम्राट के लिए ये अभिसमय बना हुआ है, ये परंपरा बनी हुई है कि सम्राट प्रोटेस्टेंट ईसाई ही होना चाहिए। तो एडवर्ड अष्टम को जनमत ने इसकी आज्ञा नहीं दी। परिणाम स्वरूप एडवर्ड अष्टम को जनमत के सामने झुकना पड़ा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड के संविधान को लचीला बनाने में इनका बहुत अधिक योगदान रहा है और साथ ही ये भी कहा जा सकता है
कि परंपराओं की मान्यता केवल इसलिए नहीं होती कि उनका विधि से संबंध है, परंतु इसलिए अधिक होती है कि वे जनता की पवित्र धरोहर हैं, जिनके द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी होती है और साथ साथ ही एक संवैधानिक सरकार भी बनी रहती है और प्रजातंत्र भी सुदृढ़ तरीके से कार्य करता रहता है और एक संसदीय व्यवस्था भी दृढ़ता से अपना कार्य करती रहती है। धन्यवाद।